हेलो फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में देखा जाए तो जो हमारा थर्ड यूनिट है जो कि साहित्य शास्त्र से संबंधी है, इसमें जो यूनिट है उसमें काफ़ी कुछ हमने टॉपिक करवा दिया है। आपके प्रीवियस क्लासेस में आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है चीज़ों को। आज हम बात करेंगे, काव्य के लक्षण तो हो गए हैं, काव्य हेतु पे बात करेंगे। तो जैसे हमने देखा था कि कोई भी काव्य रचा जाता है तो काव्य का स्वरूप कैसे होना चाहिए, काव्य के लक्षण मतलब जो काव्य की एक परिपाटी होनी चाहिए उसमें कौन सी परिपाटियों को फुलफिल करना चाहिए। तो हमने वहाँ पे देखा था कि संस्कृत आचार्यों के द्वारा, जो संस्कृत के आचार्य थे या हिंदी के आचार्य थे या पाश्चात्य आचार्य थे, इनके माध्यम से हमने उस चीज़ को देखा था। आगे के जो टॉपिक आपके दिए हैं सिलेबस में, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, पहले तो इन चीज़ों को समझते हैं क्योंकि लक्षण हेतु प्रयोजन तीनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं और फिर हमें वही पढ़ना होगा जो भी आचार्यों के द्वारा इसके परिप्रेक्ष्य में अपना परिभाषा वगैरह दिया गया है, वो चीज़ें हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो देखिए, काव्य लक्षण में जब हम स्वरूप की बात करते हैं तो काव्य हेतु क्या है और काव्य प्रयोजन क्या है। तो काव्य हेतु का क्या मतलब होता है, एक तरीके से देखा जाए कवि का सामर्थ्य, और प्रयोजन का क्या मतलब होता है, जो काव्य रचना रची गई है उससे संबंधित कवि को प्राप्त होने वाले लाभ से है। यानी मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि हेतु का संबंध, अगर जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हेतु का संबंध अगर देखें तो कवि का सामर्थ्य क्या है, क्योंकि अगर सामर्थ्य नहीं है तो कुछ भी रचा नहीं जा सकता। तो हेतु का तात्पर्य है सामर्थ्य से। और जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले प्रयोजन, प्रयोजन का संबंध कवि को प्राप्त होने वाले लाभ से है। अब देखिए, काव्य हेतु का तात्पर्य काव्य की रचना कर सकने में सामर्थ्य बनाने वाले जो निमित्त कारण हैं, और जो प्रयोजन का मतलब है कि काव्य रचना के अनंतर उसे प्राप्त होने वाला जो लाभ है। हेतु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्योंकि तभी हम टॉपिक को समझ पाएंगे कि काव्य हेतु का क्या मतलब है। तो यहाँ देखिए, हेतु शब्द का अर्थ है कारण, अतः काव्य हेतु का अर्थ क्या है, काव्य की उत्पत्ति का कारण। काव्य की उत्पत्ति का क्या कारण रहा है, क्यों काव्य की उत्पत्ति हुई है, यानी किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाला कारण जो होता है वही काव्य हेतु कहलाता है। दूसरे शब्दों में यही चीज को हम डिफाइन करें तो काव्य कार्य है और हेतु एक कारण है। हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। ऐसा किसने कहा है, बाबू गुलाब राय जी ने कहा है। इनके द्वारा मत है कि हेतु का मतलब होता है कारण और हेतु का मतलब उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक हो, क्योंकि जब तक आपके अंदर ये चीज नहीं है, सामर्थ्य विद्यमान नहीं है, तब तक आप कोई भी रचना रच नहीं सकते हैं। तो हेतु का तात्पर्य क्या है, कारण। काव्य कार्य है तथा हेतु क्या है, कारण है। परिभाषा देखिए तो काव्य के निमित्त कारणों को काव्य हेतु कहा जाता है। और भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य के 3 हेतु माने गए हैं, जिसको हम स्वरूप भी कह सकते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। ये 3 चीजों को माना गया है कि भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य के ये 3 हेतु हैं। तो पहले हमने देख लिया हेतु का क्या मतलब है, कारण होता है। प्रयोजन का मतलब उससे होने वाले लाभ से है। अब काव्य के निमित्त कारण को काव्य हेतु कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को सुंदर, विलक्षण, व्यंग्यात्मक ढंग से अभिव्यक्त कर लेता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति, जनसाधारण व्यक्ति चीज़ों को ऐसे अभिव्यक्त नहीं कर सकता। तो कलात्मक अभिव्यक्ति के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है, तो कौन से ऐसे व्यक्ति कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिनके पास वाकई में सामर्थ्य हो। और भारतीय काव्यशास्त्र में निरूपित जो भी हेतुओं पर विचार किया गया उसमें प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, और इनमें भी सबसे प्रतिभा मतलब कि सबसे प्रमुख कौन सा है, तो सबसे प्रमुख जो है वो प्रतिभा है। यानी इनमें से प्रतिभा सर्वप्रमुख काव्य हेतु है, जिसे काव्य तत्व का बीज माना गया है। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि काव्य तत्व का बीज किसको माना गया है, तो जो पहला हेतु है प्रतिभा, उसको माना गया है। इसके अभाव में कोई व्यक्ति काव्य रचना कर ही नहीं सकता। यानी बीज बोने का जो काम करना वो प्रतिभा करना है, क्योंकि वही अभाव में कोई व्यक्ति काव्य नहीं कर सकता। और बाकी काव्य हेतुओं पर सबसे पहले विचार कहाँ किया गया है, तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले इसके बारे में विचार किया गया है अग्नि पुराण में। अग्नि पुराण में काव्य हेतुओं पर विचार किया गया है।
प्रतिभा, वेद ज्ञान तथा लोक व्यवहार को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया गया है। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभा तत्र शक्ति स्तोत्रः सुदुर्लभा। अर्थात लोक में नरत्व दुर्लभ है और उसमें विद्यावान नर होना वो भी दुर्लभ है। यानी लोक में नरत्व ही दुर्लभ है। कोई चीज़ सुलभ हो तो आसानी से प्राप्त हो जाता है, दुर्लभ होता है तो बहुत आसानी से नहीं वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो इस लोक में नरत्व दुर्लभ है और विद्यावान होना, कोई नर ऐसा हो जो विद्यावान भी हो, वो तो और दुर्लभ है। और कवित्व तो परम दुर्लभ, यानी कवित्व जो किसी के अंदर ये जो सामर्थ्य होता है, ये सामर्थ्य सबके तहत नहीं, सबके अंदर नहीं आ सकता। ये कवित्व तो परम दुर्लभ है, इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है। तो कवित्व परम दुर्लभ है और कविता करने की शक्ति तो और भी दुर्लभ है। तो इस तरीके से हमने ये समझ लिया काव्य के हेतुओं में तीन को माना गया है। जो काव्य के तीन हेतु हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। काव्य हेतु पर सर्वप्रथम हमें कहाँ पे जानकारी मिलती है, तो अग्नि पुराण में जानकारी मिली है। इसमें प्रतिभा, वेद ज्ञान, लोक व्यवहार को काव्य का हेतु माना गया है। बाकी नरत्वम दुर्लभ, अर्थात लोक में नरत्व दुर्लभ है और उसमें विद्यावान नर होना दुर्लभ है। कवित्व परम दुर्लभ है और कविता करने की शक्ति और भी दुर्लभ है। अब यहाँ पे हम बात करें काव्य शास्त्रियों की दृष्टि में देखें तो काव्य हेतु की परिभाषाएं संस्कृत आचार्यों के द्वारा भी, संस्कृत काव्य शास्त्रियों की दृष्टि में भी देखा जाए, हिंदी काव्य शास्त्रियों की दृष्टि में, फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों की दृष्टि में। तो हम एक एक रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संस्कृत आचार्यों में मत लेते हैं भामा का, 6ठी शताब्दी। भामा ने जो उनका काव्यालंकार है, उनकी रचना जो है, तो इनकी रचना जो सबसे पहले ये है कि भामा की जो रचना है काव्यालंकार, तो काव्यालंकार में 6 परिच्छेद दिया गया है। और इन्होंने, भामा ने किसको माना है काव्य का हेतु, तो हमने बताया था 3 हेतु है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, पर भामा ने प्रतिभा को काव्य के हेतु के रूप में स्वीकार किया है। तो भामा का समय क्या है, 6ठी शताब्दी, रचना क्या है काव्यालंकार, 6 परिच्छेद हैं, प्रतिभा को इन्होंने काव्य हेतु माना है। और उनके ही द्वारा ये जो है कहा गया है कि गुरु के उपदेश से श्रेष्ठ शास्त्रों को मूर्ख बुद्धि भी अध्ययन कर सकता है। यानी गुरु उपदेशाध्येतुम शास्त्रम जड़ध्यु पलम काव्याम तु जायते जातु कश्चित प्रतिभा वांता। यानी गुरु के उपदेश से, अगर निश्चय ही इन्होंने, भामा ने प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु क्यों माना है। एक अन्य श्लोक में तो उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि शब्द शास्त्र को जानने वालों की अगर सेवा आप कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, शब्द का तथा शब्दार्थ का ज्ञान करके अन्य कवियों के कृतित्व का अध्ययन करना तो आप खुद ही अर्जित कर लेते हो। यानी गुरु के उपदेश से श्रेष्ठ शास्त्रों का मूर्ख बुद्धि भी अध्ययन कर सकता है। और काव्य तो कोई भी प्रतिभाशाली ही बना सकता है, कोई भी जनसाधारण ये चीज नहीं कर सकता। दूसरी संस्कृत आचार्यों में हम दंडी का मत देखते हैं। आचार्य दंडी के मत के अनुसार इनका समय क्या है, 7वीं सदी। इनकी रचना क्या है, दंडी की काव्यादर्श, 4 परिच्छेद में मतलब ये बटा है और इसमें टोटल 650 श्लोक है। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में प्रतिभा, आनंद, अभियोग यानी अभ्यास और लोक व्यवहार एवं शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतु के रूप में माना है। तो इनके द्वारा जो कितनी चीजों को माना गया है, देखिए अभी हमने जस्ट देखा भामा का, तो भामा ने काव्यालंकार में किस चीज को ज्यादा ही तवज्जो दिया है, तो उनके द्वारा देखा जाए तो प्रतिभा को माना है। पर दंडी ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को काव्य हेतु माना है। इसीलिए इन्होंने इस तरीके से, इनके द्वारा ये कथन है, नैसर्गिकी चा प्रतिभाम श्रुतम चा बहु निर्मलम आमदास चाद वियोगादेश कारणम काव्य संपदा। तो अर्थात नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और बढ़ा चढ़ा अभ्यास काम संपत्ति में कारण होते हैं। नैसर्गिक प्रतिभा से उनका तात्पर्य है कि कोई जन्मजात प्रतिभा से हो, ईश्वर प्रदत्त होती है, इस प्रतिभा को अर्जित नहीं कर सकते। तो प्रतिभा के अभाव में निम्न कोटि की काव्य रचना निरंतर अभ्यास एवं शास्त्र ज्ञान से हो सकती है। 2 ही चीजें हैं। कभी कभी आप देखिए, किसी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसको तो ईश्वर ने प्रदत्त किया। अगर मान लीजिए कोई अच्छा संगीत गायन करता है तो आपको ऐसा देख के लगेगा कि वो तो ईश्वरीय प्रकृति के देन है कि उनको वो चीज़ें पहले से ही मिली है। तो इनके द्वारा दंडी का मत यही है कि प्रतिभा, अभ्यास, लोक व्यवहार। नैसर्गिक प्रतिभा है तो फिर बात ही अलग है, वो तो जन्मजात है, तो ईश्वर प्रदत्त है। तो इस प्रतिभा को कोई जन्मजात वाला तो अर्जित नहीं कर सकता। तो क्या हम संगीत नहीं गा सकते? तो उसका एक रास्ता और है, मतलब आप कर सकते हैं, लेकिन निरंतर अभ्यास और शास्त्र ज्ञान से उस चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दंडी का मानना प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों का है।
इसके बाद हम बात करते हैं वामन की। तो आचार्य वामन का मत क्या है? तो आचार्य वामन का मत है, उनकी रचना है जो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में इन्होंने प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए इसे प्रमुख काव्य हेतु माना है। तो इनके द्वारा जिस चीज़ को माना गया, हमको उस चीज़ को ध्यान रखना है कि इन्होंने किस चीज़ को माना है। तो इन्होंने जो माना है कि क्या चीज़ें हैं, कवित्वस्य बीजम प्रतिभानम, कवित्वम बीजम, यानी इनके द्वारा तो बिल्कुल इस चीज़ पे ही जोर दिया गया है कि प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हैं। कवित्वम बीजम प्रतिभानाम कवित्वासाम बीजम, वे लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि की जानकारी को भी काव्य हेतु में स्थान देते हैं, वामन भी। लेकिन एक स्थान पे देखें तो काव्य हेतु में प्रतिभा को कवित्व का बीज मानते हैं। तो प्रतिभा को कवित्व का बीज किसने माना है? वामन ने माना है। इनके अलावा उन्होंने और भी चीज़ों को, संस्कार को भी, अभियोग, वृद्ध, सेवा, वीक्षण, अवधान आदि से उत्तम काव्य का निर्माण हो सकता है। मतलब वो सब तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्रायोरिटी पे क्या है? तो इनके द्वारा प्रायोरिटी पे यही चीज़ें। कश्मीर के निवासी थे और इनका समय 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति 5 परिच्छेद में है। इन्होंने लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्याम गति है, लोक व्यवहार का ज्ञान, विद्या, प्रकीर्ण, काव्य परिचय, छंद आदि, ये तो काव्यांग है, ये सब तो होने चाहिए। लेकिन मुख्यतः किसको माना है? तो मुख्यतः ये प्रतिभा को माना है। तो ये हो गया आचार्य वामन का मत। कवित्व और कविता का बीज प्रतिभा है। लोक विद्या, प्रकीर्ण व प्रतिभा को काव्य हेतु माना तथा प्रतिभा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। तो लोक विद्या, प्रकीर्ण व इन सबको माना है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस चीज़ को दिया है? तो हमें वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा उनके द्वारा जो माना गया है वो है प्रतिभा। इसके बाद हम आनंदवर्धन की बात करें तो इन कश्मीर के निवासी, 9वीं सदी इनका समय है। इनकी रचना है ध्वन्यालोक। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक 4 उद्योगों अध्यायों के उद्योगों के नाम से बांटा गया है। यदि प्रतिभा का गुण हो तो श्रेष्ठ अर्थ से युक्त काव्य में कभी भी विराम उत्पन्न नहीं होता। ऐसा किसने कहा है? आनंदवर्धन का ऐसा मानना है कि कोई विराम नहीं उत्पन्न होता। इसके बाद बात करें तो आचार्य मम्मट की। तो मम्मट ने अपने ग्रंथ, इनकी ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। इन्होंने शक्ति, कवित्व, बीजा रूपा, इन्होंने क्या चीज कहा है? शक्ति, कवित्व, बीजा रूपा, अर्थात शक्ति काव्य का बीज संस्कार है। शक्ति यानी काव्य के 3 हेतु हैं। शक्ति बोले तो प्रतिभा, लोक शास्त्र का अवेक्षण तथा अभ्यास। तो उन्होंने किस चीज को माना है? वही है, इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं प्रतिभा या कह सकते हैं शक्ति, जिसके अभाव में अच्छी कविता नहीं हो सकती। तो जिसे अन्य आचार्य प्रतिभा कहते हैं उसी को मम्मट क्या कहते हैं? तो मम्मट उसी को प्रतिभा कहते हैं, उसको उसी को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसी प्रतिभा को शक्ति कहते हैं, आचार्य मम्मट। इसके बाद बात करें तो इनके ही द्वारा इसी को कहा गया है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं मम्मट के द्वारा, शक्ति निपुणाहम लोकशास्त्र काव्योदयक्षणात् काव्य शिक्षा याद या अभ्यासे इति हेतुस्त उद्भवे। यदि काव्य के 3 हेतु तो हैं, लेकिन हम शक्ति को मानते हैं। काव्य प्रकाश में 3 काव्य हेतु माने हैं, शक्ति यानी प्रतिभा, लोक शास्त्र का वीक्षण भी माना है मम्मट ने, लोक शास्त्र का वीक्षण, अभ्यास भी, तीनों को ही काव्य का हेतु इन्होंने माना है। इसके बाद बात करें राजशेखर। तो राजशेखर के द्वारा जो है 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में देखें, इनके द्वारा कन्नौज के निवासी हैं। रचना इनका काव्य मीमांसा है। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेद श्रेयोसेवयति। श्रेयस्कर क्या है? प्रतिभा और व्युत्पत्ति का संवेद मिश्र और श्रेयस्कर श्रेष्ठ काव्य है। तो इन्होंने अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को किसने माना है? राजशेखर ने माना है। वे प्रतिभा के 2 भेद और भी मानते हैं, कारित्री, भावित्री। तो कौन ऐसे हैं रचनाकार जिनने प्रतिभा के 2 भेद और भी माने हैं? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इन्होंने राजशेखर ने कारित्री, भावित्री। भावित्री इनका मतलब है कि जिसको पढ़ के जिस प्रतिभा से पाठक काव्य का अर्थ ग्रहण कर ले वो भाववृत्ति है। और कारित्री यानी सहजा, जन्मजात हो, आहार या संस्कारों से उत्पन्न, उपदेश की तंत्र मंत्र से प्राप्त। तो राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद माने, कारित्री जिस प्रतिभा से कवि काव्य रचना करता है और जिससे पढ़ के काव्य का अर्थ ग्रहण करता है, ऐसा राजशेखर का मानना है। इसके बाद बात करें आचार्य रुद्रट का। तो आचार्य रुद्रट जो 9वीं सदी के हैं और काव्यालंकार 16 अध्यायों में 734 श्लोक है। इन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा है, जैसे मम्मट ने कहा था तो शक्ति को माना था, इसे इन्होंने रुद्रट ने अपने काव्यालंकार में
आचार्य रुद्र ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु माना है। प्रतिभा के वे दो भेद मानते हैं, सहजा और उत्पाद्या। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसने सहजा और उत्पाद्या माना है, तो सहजा और उत्पाद्या जो मानने का काम किया ये रुद्रट ने किया है। सहजा मीन्स कि जो जन्मजात होता है, काव्य निर्माण का मूल कारण सहजा ही होता है। और उत्पाद्या का क्या मतलब होता है, काव्यशास्त्र आचार्यों के उपदेश से जो सहज होकर संस्कार रूप में परिवर्तित होकर समक्ष आता है वो चीज़ें हैं। तो जो रुद्रट का मत है तो इनके द्वारा जो है ये चीज़ माना गया है। इसी को कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है कि त्रियामिदम व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यासा, यानी त्रियम प्लस इदम यानी तीन है, शक्ति व्युत्पत्ति प्लस अभ्यास, इन तीनों को। तो काव्यालंकार में रुद्रट ने इस तरीके से इसको माना है। इसके बाद हम बात करें अभिनव गुप्त के द्वारा, तो इन्होंने अभिनव गुप्त ने किस चीज़ को माना है, तो ये 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के आचार्य हैं और इनकी जो रचनाएं हैं अभिनव भारतीय ध्वन्यालोक लोचन करके है। तो अभिनव गुप्त के द्वारा अब बात करें तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का टीका है अभिनव भारती, और ध्वन्यालोक ये आनंद वर्धन के ध्वन्यालोक की टीका है। काव्य कौतुक विवरण भट्टोत के काव्य कौतुक की टीका है। तो इन्होंने प्रतिभा अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम प्रज्ञा है, ऐसा इन्होंने माना है। इसके बाद बात करें वाग्भट्ट प्रथम वाग्भट्ट द्वितीय की, तो उनके द्वारा मूल नाम वाहट है, समय इनका 1121 से 1256, वाग्भट्टालंकार 5 परिच्छेद। प्रतिभा कारणम तस्या व्युत्पत्ति विभूषणम, प्रतिभा उसकी उत्पत्ति का कारण तथा व्युत्पत्ति प्रतिभा का आभूषण है। फिर काव्यानुशासन वाग्भट्ट द्वितीय, जो उनके द्वारा 14वीं सदी के काव्यानुशासन, इनके द्वारा जो रचनाएं हैं, यहाँ पे काव्यानुशासन रचना है, छंदानुशासन, अलंकार तिलक और भी हैं। तो इस तरीके से इनके द्वारा जो माना गया है। इसके बाद भी बात करें, जैसे हेमचंद के बारे में बात करते हैं, तो हेमचंद ने शब्दानुशासन में लिखा है कि प्रतिभा हेतु प्रतिभा नवोन्मेषिनी प्रज्ञा। तो नवोन्मेषिता की बात करें कि कुछ नया करने का, तो हेमचंद ने उस चीज़ को माना है। यहाँ पे आप देखिए हेमचंद के बारे में कि इनका शब्दानुशासन है और 10वीं सदी के रचनाकार हैं। काव्यानुशासन में अगर देखें तो इसके टीका विवेक है, शब्दानुशासन इनकी रचना हो गई। और अलंकार चूड़ामणि प्रतिभा से हेतु प्रतिभा नवोन्मेषालिनी, यानी प्रतिभा की काव्य हेतु माना है कुछ नवोन्वेषिता जो हो उसके बारे में। केशव मिश्र के बारे में, तो अलंकार शेखर इनकी रचना है, 6वीं शताब्दी के हैं। और इन्होंने प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम, प्रतिभा व्युत्पत्ति दोनों को माना है। तो प्रतिभा और व्युत्पत्ति को किसने माना है, केशव मिश्र ने, दोनों के ही कारण माना है। हेमचंद का हो गया व्युत्पत्ति तस्यो संस्कारा, तो हो गया। पंडित राज जगन्नाथ की बात करें तो इन्होंने अपने ग्रंथ पंडित जगन्नाथ का है रस गंगाधर करके, और ये 17वीं सदी के उत्तरार्ध के हैं, आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। इन्होंने तस्य चाकार्डम कविगत केवलम प्रतिभा, प्रतिभा के दो भेद माने हैं, एक आदृष्टोत्पत्ति प्रतिभा, एक दृष्टोत्पत्ति प्रतिभा, अभ्यास से उत्पन्न प्रतिभा जो होती है, इनको माना है। इसके बाद हम बात करें भट्टोत का, तो भट्टोत का समय जो है 9वीं सदी है। इनके द्वारा काव्य कौतुक करके है, काव्य कौतुक प्रज्ञा नवोन्मेषालिनी प्रतिभामता, तो इनके द्वारा ये है। इसके बाद बात करें जयदेव की, तो जो जयदेव का समय है अगर देखें तो जयदेव का समय है यहाँ पे 13वीं सदी का उत्तरार्ध, और इनके द्वारा जो रचना है चंद्रालोक करके है। और प्रतिभा बीज काव्य लता स्रोत, जैसे मिट्टी और पानी का संयोग अभ्यास प्राप्त कर बीज लता के रूप में विकसित हो जाता है, वैसे व्युत्पत्ति और पानी अभ्यास के संयोग से प्रतिभा का इस तरीके से विस्तरण होता है। तो ऐसा जयदेव ने कहा था। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो संस्कृत आचार्यों का ही था, बाकी हम कुछ आचार्यों के और देख लेते हैं। जैसे हिंदी आचार्यों में किसने किसने काव्य हेतु के संदर्भ में क्या कहा, तो पद्मदास ने कहा प्रतिभा व्युत्पत्ति निपुणतम संकति लोक ज्ञान एक कवित के हेतु सब पद्मन करत लखाना, यानी प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास लोक व्यवहार, इन चारों को किसने माना है, पद्मदास ने माना है। श्रीपति के बारे में बात करें तो श्रीपति का इंपॉर्टेंट है शक्ति निपुणता लोकमत व्युत्पत्ति अभ्यासारु प्रतिभा देहेत ताको ललितम प्रकाशा। अमीर दास, इनके द्वारा काव्य सुजगत प्रकाश, सुकत निपुणता लोकमति व्युत्पत्ति अभ्यास प्रतिभा इनते होत है काव्य सुजगत प्रकाश। कुलपति मिश्र के द्वारा जो है सबद अर्थ चिंते बने नीकी भांति कवित सुधि धावन सुमर्थ तन तिन कार्यों को चित्त, ये कुलपति मिश्र के द्वारा है। सूरत मिश्र की बात करें तो कारण देव प्रसाद जी ही सकति कहा सब कोय व्युत्पत्ति और अभ्यास मिलित्र विनु काव्य न होए, तो इन्होंने शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास तीनों को माना है। कुमारमणि शक्ति शास्त्र लौकिक सकल परिवीनता समेत कवि शिक्षा अभ्यास बनी कवित उपज के हेतु। एक भिखारी दास का देखें तो उन्होंने भी शक्ति कवित बनाई कि जी जन्म नक्षत्र में दीनी विधान।
अब आधुनिक हिंदी आचार्यों में देखें तो रामचंद्र शुक्ल ने इनके द्वारा प्रतिभा अंतःकरण की भावनाओं को पाठकों के समक्ष उद्घाटित करने वाली शक्ति है। तो ऐसा कौन कहता है कि प्रतिभा जो है अंतःकरण की जो भावना है उसको पाठकों के सामने लाने वाली चीजें हैं, जिसके संस्कारक कभी शिक्षा, अनुशीलन एवं अभ्यास है। तो इन्होंने तीनों को ही कारण माना है। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो इन्होंने प्रतिभा को चेतना कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने उसे काव्य के मुख्य हेतु माना है चेतना को। उनके अनुसार यह चेतना ही अनुभूति, चिंतन, विचार, संकल्प तथा कल्पना आदि की क्रियाएं संपादित करती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने कहा है काव्य रचना के लिए जिस चीज का सबसे ज्यादा जरूरत होता है वो होता है प्रतिभा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास, जिस कवि को मनोविकार एवं प्राकृतिक बातों का यथार्थ ज्ञान नहीं होता वो कभी भी अच्छा कवि नहीं हो सकता। इसके बाद बात करें सुमित्रानंदन पंत की तो वियोगी होगा पहला कवि, आसे उपजा होगा गान, उमड़ कर चुपचाप आंखों से बही होगी कविता अनजान। तो ऐसा है सुमित्रानंदन पंत जी का। इसके बाद देखिए अज्ञे ने किसको माना है तो प्रतिभा को, दिनकर ने किसको माना है, तीनों, प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास को, निराला ने प्रतिभा को। इसके बाद बात करें निराला का हो गया, गुलाब राय का, प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास तीनों को। अब जो पाश्चात्य आचार्य हैं उनके अनुसार भी काव्य के हेतुओं के संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं। जैसे हम देखें सुकरात ने कला दैवीय प्रेरणा की उपज है ऐसा बोला। प्लेटो ने काव्य मानसिक विक्षिप्तता का परिणाम है। तो प्लेटो का मानना है कि काव्य रचना जो है मानसिक विक्षिप्तता होता है उसका परिणाम है जो दैवीय कृपा से ही उपकारक है। तो वो तो हमने ईश्वरीय गुण इनका पढ़ाया था, दैवीय प्रेरणा विक्षिप्तता। अरस्तु कलाएं अनुकृति की उपज हैं या अनुकृति दैवीय प्रेरणा से संभव है। तो अनुकरण की प्रवृत्ति दैवीय प्रेरणा, ऐसा इनके द्वारा काव्य हेतु के बारे में बात की गई है। क्रोचे के द्वारा क्या है, क्रोचे ने क्या कहा है तो अभ्यास, बाह्य व्यंजना, स्वयं प्रकाश ज्ञान। ब्रेन जॉनसन प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास तीनों को। फ्राइड ने दमित वासना काम की पूर्ति को माना है। और इसके अलावा देखिए होरेश ने तो अनुकरण काव्य का प्रेरक है। कुमारमणि ने रसिक रसाल और टी.एस. इलियट ने प्रौढ़ सभ्यता, संस्कार और भाषा काव्य की जननी है ऐसा माना है। इसके बाद बात करें कुमारमणि ने रसिक रसाल में शक्ति शास्त्र, लौकिक सकल परिवीनता समेत कभी शिक्षा, अभ्यास, बनी कविता, उपज को हेत और फिर शक्ति, लोक व्यवहार, शास्त्रों का ज्ञान, इन सभी को माना है। तो उम्मीद है कि आपको जो है काव्य हेतु की जो टॉपिक थी ये जो पूरी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हो तो बस आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपको हिंदी से संबंधित सारी चीज़ों की जानकारी इस चैनल पे मिलेगी। साथ ही हम और भी चीज़ों को आगे लाएंगे। बाकी आप जो भी प्रतिक्रिया आपकी होगी आप कमेंट में पिन करें, कोई भी प्रॉब्लम होती है। बाकी हिंदी और प्राइड करके हमारा टेलीग्राम है, वहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह और PDF वगैरह की जानकारी वहाँ पे मिल जाती है। सो अब UGC 3rd यूनिट हम कंप्लीट करा रहे हैं। कहानी वाला यूनिट हो गया है, उपन्यास का भी कुछ हुआ है। सो आप और भी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।